नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसमें हमने 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लिए थे। हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था कार्बन एवं उसके यौगिक, जो आज हमारा पूरा होने वाला है। उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें व ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक इस कक्षा को पहुंचाए, ताकि वह भी इस कक्षा का फायदा ले सके। तो देख शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे इथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमने एस्टर का निर्माण किया था इसके पहले वाली अभिक्रिया में। आज हम पढ़ेंगे साबुनीकरण की अभिक्रिया। साबुनीकरण मतलब साबुन। साबुन के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे घरों में दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तु है। साबुन से हम गंदगी की सफाई करते हैं, हमारे शरीर की, कपड़ों की। आखिर उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में, किसी अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में एस्टर एस्टर से पुनः एक तो एथेनॉल और दूसरा एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। एस्टर से किसी अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे साबुन को तैयार किया जाता है, साबुन का निर्माण किया जाता है। अभिक्रिया में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह है, जैसे मान लो CH3COOH, यह हमारे पास में क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। और जब इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे पहले तो एथेनॉल से, एथेनॉल। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसका निर्माण हुआ था हमारे पास में, एस्टर का निर्माण, वह भी किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो यह जो पदार्थ बना हमारे पास में, इसको बोलते हैं यौगिक बना, इसको क्या बोलेंगे हम, एस्टर बोलेंगे, एस्टर। और जैसे ही एस्टर, ये वाली अभिक्रिया देख ली थी। लेकिन अब एस्टर से हम साबुन के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जैसे यह CH3COOH5 यह एस्टर है। और जैसे परिभाषा में दे रखा है, या तो अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो। तो यहाँ पर हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और यह एक प्रकार का क्षार है, बेस है, क्षारीय प्रकृति का है। तो इसकी उपस्थिति में हम इनकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो एक तो हमारे पास में क्या, किसका निर्माण होगा, एथेनॉल का, एथेनॉल का। एथेनॉल वापस ऐसा कैसे बन गया। और दूसरा CH3COONA, तो यह हमारे पास में क्या है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। क्या है, सोडियम लवण है। यहाँ पर OH ग्रुप और OH प्रकार्यात्मक समूह हट गया और उसके साथ में सोडियम जुड़ गया, तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यह हमारे पास में एक प्रकार का सोडियम लवण है, और इसका ही उपयोग हम साबुन निर्माण के लिए करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, साबुनीकरण की अभिक्रिया। और इसको रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट भी इसी का ही नाम है, सोडियम एसीटेट। हमने इथेनोइक अम्ल को एसिटिक एसिड भी नाम दिया था, उसी से सोडियम एसीटेट आ गया और सोडियम एथेनोएट आ गया। तो ये थी हमारे पास में पूरी साबुनीकरण की अभिक्रिया। इसके माध्यम से अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी लंबी, यहाँ तो हमने एक ही कार्बन का समूह, एक ही कार्बन लिया, चाहे तो इसके और भी बड़ा कार्बन समूह ले लेते, तो उसके माध्यम से हम साबुन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये पूरी अभिक्रिया थी। अब और देखते हैं एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षारक के साथ में। वैसे क्षारक के साथ में यही करी
लेकिन अलग से दे रखी, तो वापस और देख लेते हैं। यह हमने क्या लिया, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और इसमें क्या डालेंगे हम, सारक। सारक हमारे पास में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है यह, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे, एक तो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। जो सोडियम का लवण होगा, इसका नाम क्या है, सोडियम एथेनोएट और सोडियम एसीटेट। और दूसरा उत्पाद बनेगा हमारे पास में जल। दूसरा उत्पाद बनेगा हमारे पास में जल। तो ये थी हमारे पास में एथेनोइक अम्ल की सारक के साथ में अभिक्रिया। और आगे देखते हैं। अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल की हमारे पास में आती है हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तो करवाते हैं, क्या होगा, किसका निर्माण होगा, देखते हैं। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हमारे पास में लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। तो क्या बनाया हमारे पास में, एक तो लवण बनाया, लवण के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया और उत्पाद के रूप में जल बनाया। तो यह हमें याद रखना है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को हमने सोडियम एसीटेट का नाम दे दिया, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। तो करवाओ अभिक्रिया, CH3COOH, यह क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इसकी हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभी Na2CO3, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, अम्ल क्षार एवं लवण में। और क्या नाम दिया था इसका, इसका नाम दिया था हमने धोने का सोडा, धोने का सोडा। उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ भी लिया था। तो इनकी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में एक तो लवण बनेगा CH3COONA, और इसका नाम क्या देंगे हम, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और सोडियम एथेनोएट भी इसी को ही बोलते हैं। और अन्य उत्पाद हमारे पास में एक तो जल का निर्माण होगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। तो ये थी हो गई सोडियम कार्बोनेट के साथ में। वैसे ही अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तो यह लिया हमने एथेनोइक अम्ल और यह है हमारे पास में NaHCO3। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा। तो इनकी हम अभिक्रिया करवाएंगे। और इसका उपयोग, इसको और क्या बोलते हैं, हमने इसका उपयोग भी पढ़ा था, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा या और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी इसी को ही बोलेंगे। खाना बनाने के समय इसका उपयोग किया जाता है। तो इनकी अभिक्रिया करवाए, वही हमारे पास में सोडियम एसीटेट, लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा ही सही, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास में कार्बोनेट के साथ में और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। अब देखते हैं साबुन के बारे में। अब आता है हमारे पास में अगला टॉपिक, साबुन एवं अपमार्जक। मतलब हमने ईस्टर से साबुन निर्माण की प्रक्रिया तो देख ली थी, और अब जानेंगे साबुन के बारे में। आखिर साबुन हमारे घरों में किस प्रकार से गंदगी का सफाया करता है, मतलब साबुन किस प्रक्रिया के द्वारा गंदगी को साफ करने में आता है। और दूसरा अपमार्जक, यहाँ पर अपमार्जक का तात्पर्य डिटर्जेंट, डिटर्जेंट से है जो
हमारे शैम्पू के रूप में भी हो सकते हैं, और कपड़े धोने वाले साबुन, वह सभी डिटर्जेंट के अंदर आते हैं। और इसमें हम साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं साबुन सफाई किस प्रकार से करता है, हमारे कपड़ों पर लगी गंदगी को कैसे साफ करता है। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अम्ल के, सोडियम लवण के एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो सोडियम लवण के बारे में तो हमने देख लिया था, और यह पोटेशियम के भी लवण होते हैं। तो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, और साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। और जो साबुन का आयनिक भाग होता है, एक यह भाग सोडियम वाला, वह जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, यह भाग जल में घुल जाता है। और जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है, और जो हमारे पास में लंबी कार्बन श्रृंखला होती है दूसरी, वह तेल में घुल जाती है। यहाँ पर तेल का तात्पर्य है जो भी कपड़ों पर गंदगी लगी रहती है, गंदगी या मेल, वह तेलीय रूप में ही रहती है। तो यहाँ पर तेल का संबंध गंदगी या मेल से है, तो वह दूसरा भाग होता है कार्बन श्रृंखला वाला, वह तेल में घुल जाता है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया मिसेल की संरचना बनाकर करता है, और जो हमारे पास में जो संरचना आती है उसे ही हम मिसेल की संरचना बोल देते हैं, मिसेल बोल देते हैं। तो हमने क्या जाना, जो हमारे पास में आयनिक भाग था वह जल में घुलनशील होता है, और दूसरा भाग कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला वह तेल या गंदगी में घुलनशील होता है। अब देखते हैं मिसेल, और जो जिस प्रकार की हमारे पास में संरचना का निर्माण होता है उसे मिसेल की संरचना बोलते हैं। आगे और देखते हैं मिसेल की संरचना के बारे में। जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब हम साबुन को जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आणविक शिरा जल के अंदर, जो इनका आणविक शिरा होता है, वह तो आणविक शिरा मतलब ये वाला शिरा, आयनिक शिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ, और यह हमारे पास में हाइड्रोकार्बन पूंछ है, पूंछ के बाहर, हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है। और दूसरा जो तेलीय मेल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है, और कुछ इस प्रकार से जो तेलीय मेल गंदगी होती है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है, अपने केंद्र में कर लेता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण इस संरचना को मिसेल की संरचना बोलते हैं। यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लो यह हमारे पास में गंदगी, तो इस पर साबुन के बहुत सारे से अणु आकर एक सिरा तो इस तेल या गंदगी के साथ में लग जाएगा और इसमें घुल जाएगा, और दूसरा सिरा जल में घुलनशील रहेगा, और ऐसे बहुत सारे अणु आकर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास में संरचना बनती है उसी को हम मिसेल का नाम दे देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का संरचना बनाता है। और देखते हैं हमारे पास में मिसेल की संरचना के बारे में। मिसेल की संरचना बनने के लिए साबुन के अणुओं में उनकी शिराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो साबुन के अणुओं में उनकी शिरा होती है, शिरा मतलब आगे वाली शिरा, ये एक तो ये शिरा और एक ये शिरा, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जानते हैं, एक शिरा को तो हम नाम भी दे देते हैं जलरागी शिरा। जलरागी, इससे क्या पता चल रहा है, जल मतलब जल पानी, और रागी से जल से प्रेम करने वाली, मतलब जल में घुलनशील शिरा, जल में घुलनशील वाला शिरा। तो जानते साबुन के अणु के दो शिराओं में से एक शिरा जो जल में घुलनशील होता है, एक शिरा, कौन सी शिरा, वह आयनिक वाली शिरा, जो आयनिक शिरा होती है उसको ही हम जलरागी शिरा बोलते हैं, और यह जल में घुल जाती है, जल में घुल जाती है, घुल जाती है, उसे ही हम जलरागी शिरा का नाम दे देते हैं।
वैसे ही जल विरागी, मतलब जल विरागी दूसरी शिरा कौन सी होगी? विरागी का तात्पर्य यहाँ पर मतलब जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, ऐसी वाली शिरा जो जल में अघुलनशील होती है। साबुन के अणु का वह शिरा जो हाइड्रोकार्बन अर्थात तेलीय मेल में विलय होता है, मतलब ऐसी वाली शिरा जो जल में अघुलनशील होती है, जबकि तेलीय मेल, जो तेलीय मेल होता है उनमें घुल जाती है, उसी शिरा को हम जल विरागी शिरा कहते हैं या जल विरागी शिरा कहते हैं, कहलाती हैं। और इसी के माध्यम से साबुन अपनी सफाई का कार्य अच्छी तरीके से कर पाता है। आगे देखते हैं साबुन किस प्रकार से सफाई प्रक्रिया करता है। अब देखते हैं साबुन अपनी सफाई की प्रक्रिया किस प्रकार करता है। तो देखो साबुन की सफाई की प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल द्वारा होती है। जो मिसेल की संरचना बनती है उसके द्वारा साबुन की सफाई की प्रक्रिया होती है। मिसेल के बारे में हम देख चुके हैं। साबुन के अणुओं को आयनिक शिरा जल में रहता है, आयनिक शिरा होता है वह जल में घुल जाता है और जल में रहता है। और दूसरा हाइड्रोकार्बन पूंछ, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला रहती है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, वह तेलीय मेल में घुल जाती है और दूसरी वाली वह गंदगी तेल में घुल जाती है और मिसेल संरचना का निर्माण करते हैं। और जो संरचना बनती है उसे मिसेल की संरचना, मिसेल संरचना बोल देते हैं। मिसेल संरचना के रूप में स्वच्छ करने के रूप में सक्षम होता है और जो हमारे पास में मिसेल की संरचना बनती है उसके द्वारा ही साबुन स्वच्छ करने के रूप में सक्षम होता है। अगर मिसेल की संरचना का निर्माण नहीं होगा तो साबुन स्वच्छ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल केंद्र में एकत्रित हो जाता है। तेलीय मेल मिसेल केंद्र में एकत्रित हो जाएगा, इससे पानी में इमल्शन बनता है और जो पानी में इमल्शन बनता है, मिसेल इमल्शन मतलब जो झाग बनता है उसे इमल्शन बोल देते हैं। मिसेल विलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और जो मिसेल विलियन में मतलब पानी में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है और जो साबुन का मिसेल होता है वह मेल को भी पानी में घुला देता है। इस प्रकार मिसेल में तैरते समय मेल आसानी से हट जाता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। इधर प्रक्रिया में इधर देखो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यह हमारे पास में गंदा कपड़ा है, गंदे कपड़े में हम क्या करते हैं, साबुन लगा, यहाँ पर हमारे पास में गंदगी लगी हुई है, ये गंदगी तेल या मेल लगा हुआ है। इसके ऊपर जब हम साबुन लगाएंगे तो जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन की पूंछ थी, हाइड्रोकार्बन वाला शिरा मतलब जल विरागी शिरा तो गंदगी के साथ में लग जाएगा। जल विरागी शिरा गंदगी के साथ में लग गया यहाँ पर। और दूसरा शिरा पानी वाला जल रागी शिरा मतलब आयनिक शिरा तो जल में घुलनशील, वह जल के साथ लगा रहेगा और फिर कुछ समय बाद में यह गंदगी के साथ में लगने का प्रयास करेंगे और जो हमारे पास में संरचना बनेगी उसे मिसेल की संरचना बोल देंगे। तो यहाँ पर यह मिसेल की संरचना बन गई और फिर जैसे ही हम इसमें और पानी डालेंगे, और पानी डालेंगे, जो आयनिक शिरा था वह पूरी गंदगी को लेकर जल में घुल जाएगा। इसी प्रकार जल के माध्यम से हमारी साबुन कपड़ों की सफाई करता है। एक और बार देख लो, गंदगी लगी हुई है कपड़ों पर तो हमने वहां पर साबुन लगा दिया और साबुन एक जो तेलीय शिरा जल विरागी शिरा था जो हाइड्रोकार्बन वाला, वह गंदगी के साथ में लग गया और उसने मिसेल की संरचना का निर्माण कर दिया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और फिर जैसे ही हम उसमें और पानी डालेंगे तो यह पूरी मिसेल की संरचना ये जल रागी वाले सिरे के साथ में लगकर, जल के साथ में लगकर अलग हो जाएगी। इस प्रकार यह गंदगी की सफाई करता है। तो हमने क्या क्या जाना, तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया के बारे में जान लिया कि साबुन किस प्रकार से सफाई करता है। इसमें उनके सिरों की, एक तो आयनिक शिरा
और दूसरा हाइड्रोकार्बन वाले सिरा जलरागी व विरागी सिरे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये थी हमारे पास में साबुन की सफाई की प्रक्रिया। आगे और देखते हैं। अब आया हमारे पास में अगला टॉपिक, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। जो साबुन होता है वह कठोर जल के साथ में झाग नहीं बनाता है। कभी कभी आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब आप नहाते हो या कपड़े धोते हो तो उस समय क्या होता है, हमारे हाथों या हमारे शरीर के ऊपर एक स्कंद जम जाती है, झाग नुमा जम जाती है, कुछ चिपचिपा महसूस होता है। वह क्यों होता है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर कठोर जल का तात्पर्य क्या है? कठोर जल का तात्पर्य मतलब जल में हमारे पास में कैल्शियम, कठोर जल में हमारे पास में एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, इधर देख लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित हो। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित हो उसे ही हम कठोर जल का नाम देंगे। और वहां पर हम देखते हैं कि साबुन अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता देखते हैं। जब हम कठोर जल के साथ साबुन के साथ में सफाई करते हैं तो देखते हैं कि झाग बड़ी मुश्किल से बनते हैं। वहां पर झाग ही नहीं बनते, चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, बड़ी मुश्किल से बन रहा है। एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ कोई और उस जगह को, उस कपड़े को जल से धो लेने या हमारे शरीर को जल से धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ स्कम जमा रहता है, चिपचिपा पदार्थ जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम, जो कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते के साथ अभिक्रिया करता है। ऐसे में साबुन का अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। तो क्या देखा, साबुन कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण के साथ में अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, जिसको हम स्कम का नाम दे देते हैं। और फिर वहां पर हमें ज्यादा मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है ताकि कपड़ा धुल जाए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम वहां पर अपमार्जक का उपयोग करेंगे। अपमार्जक का तात्पर्य मतलब डिटर्जेंट। जितने भी ज्यादा कपड़े धोने के साबुन आते हैं या सरफ, घड़ी डिटर्जेंट आता है, इसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा। सरफ, शैम्पू प्रोडक्ट, शैम्पू, वह सब हमारे पास में अपमार्जक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। और यह कठोर जल के साथ में, कठोर जल में भी बहुत आसानी से सफाई कर देते हैं। तो देखते हैं क्यों प्रभावी रहते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट के लवण होते हैं। तो अपमार्जक हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट के लवण होते हैं। और यह साबुन, यह तो अमोनियम एवं सल्फोनेट के लवण होते हैं। साबुन हमारे पास में किसका लवण था, मैंने आपको बताया था, वह सोडियम और पोटेशियम का लवण था। सोडियम और पोटेशियम, तो इसमें भी दो ये अंतर भी हो गया। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर हो गया, उनके लवणों का अंतर हो गया। इन यौगिकों का अवशेषित सिरा जल में उपस्थित, जो कठोर जल में उपस्थित रहते हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। मतलब जो जल में मौजूद रहते हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन, उनके साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं और सफाई कर देता है, सफाई कर देता है। तो यह हमारे पास में अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी रहेंगे और साबुन वहां पर प्रभावी नहीं रहते हैं। तो यह देखा हमने। अब और देख लेते हैं साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। अब आता है हमारे पास में अगला टॉपिक, साबुन और अपमार्जक में अंतर। आखिर साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं। यह हमारे पास में सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं।
जबकि अपमार्जक अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम, एक तो अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। अगला अंतर, यह कठोर जल में प्रभावी नहीं है, इसलिए यह झाग नहीं बनाते। हमने देखा भी था कि साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं, वहां पर यह अपना कार्य ठीक से सफाई का कार्य नहीं कर पाते और झाग नहीं बनता है। जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं और यह आसानी से झाग बना लेते हैं, वह सफाई कर देते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण होता है। जब हमने इनकी सफाई की प्रक्रिया देखी तो वहां पर एक संरचना का, मिसेल की संरचना का निर्माण हुआ कुछ इस प्रकार की, इसे हमने मिसेल का नाम दिया था। तो मिसेल का निर्माण होता है, जबकि अपमार्जक की सफाई की प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण नहीं होता है। यह जल की कठोरता को बढ़ाते हैं। साबुन जल की कठोरता को बढ़ाते हैं, जबकि अपमार्जक जल की कठोरता को कम करते हैं। जल की कठोरता को कम करते हैं तभी तो उस कठोर जल में आसानी से अपना कार्य कर पाते हैं। अगला, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, मतलब यह पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं। यह पर्यावरण में बहुत आसानी से अपघटित हो जाती है, इनका अपघटन जल्दी हो जाता है, इस वजह से पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। जबकि अपमार्जक लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बने रहते हैं, इनका अपघटन बहुत आसानी से नहीं होता है। तो ये था हमारे पास में साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि आखिर साबुन और अपमार्जक हमारे पास में क्या होते हैं। तो यह चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स व इसकी थ्योरी पढ़ ली। आशा करता हूं यह आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस कक्षा को पहुंचाएं ताकि वह भी सभी इस कक्षा का फायदा ले सके। वह हमारी कक्षा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।